आफ्टरनून। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। 2 दिन क्लासेस आपकी व्यवस्थित हुई, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही थी। आज की क्लास आपकी पूरी तरह से लाइव है। लाइव रहने का अलग ही आनंद होता है। आप सामने रहते हैं तो ज़्यादा पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है। चलिए, आज हम जो है ज्योमेट्री का पार्ट हमारा तीसरा है, उसमें आज एक क्लास और लेंगे, हम कंप्लीट कराएंगे आपका। तो अभी आपने जो है 2 टॉपिक हमारे पढ़े हैं। 2 टॉपिक क्या 3 टॉपिक नहीं, 2 टॉपिक। पहले टॉपिक में मैंने आपको रेखा बिंदु कोण के बारे में बताया था। तीसरे टॉपिक में आपको मैंने रेखाओं को मिला के त्रिभुज बताया था। आज की जो क्लास है वो आपकी एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट की है, जिसको हम सर्कल कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो वृत्त आज अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में वृत्त सर्कल कंबाइन कर देंगे, वृत्त और सर्कल और ट्रायंगल कंबाइन कर देंगे और प्रैक्टिस दे देंगे। इससे आपको अच्छा हो जाएगा, आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आज आपकी क्लास कंटिन्यू करने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो टॉपिक का नाम आपका है सर्कल वृत्त। ज्योमेट्री का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपको बता दें 2 ही टॉपिक ऐसे होते हैं जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे यहाँ। एक तो त्रिभुज के बारे में, दूसरा हमारे पास सर्कल के बारे में। तो इन दोनों अगर टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़े रहते हैं तो हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है सर्कल। सर्कल को हिंदी में हम लोग कहते हैं वृत्त। देखिए, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूं कि वृत्त हम पढ़ेंगे फिर से, लेकिन कहाँ पे पढ़ेंगे? क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे। वहाँ पे वृत्त का अप्रोच, जैसे मैंने कल आपको बताया, त्रिभुज हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ पे पढ़ेंगे? क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे। तो वहाँ के अप्रोच और इस अप्रोच में दोनों में फर्क रहेगा कि इस अप्रोच को हम रेखा कोणों या एंगल्स के बिहार पे पढ़ते हैं, उसमें हम लोग जो है एरिया पेरीमीटर्स के हिसाब से पढ़ते हैं। तो आज की क्लास आप अच्छे से सीखिए, समझिए सारा अप्रोच प्रॉपर। तो आपको आज के बाद मेरे ख्याल से वृत्त पे कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं आएगी, इसी वजह है। चलिए देखते हैं वृत्त क्या है, सबसे पहले समझते हैं। तो वृत्त एक ऐसा प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर आपको पता होना चाहिए। जिस फिगर की अपनी कोई एक चौड़ाई नहीं होती है, उसको प्लेन फिगर कहते हैं। जिस फिगर की अपनी कोई चौड़ाई नहीं होती है, उसे हम लोग प्लेन फिगर कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, तो त्रिभुज किसी एक सरफेस पे बनाया जा सकता है, आप कॉपी पे बना सकते हैं, कहीं रखा नहीं जाता है। अगर त्रिभुज को रख दिया तो प्लेन बन जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर हम उठा के रख देते हैं, कोई एक वस्तु हमारे पास जो स्पेस में जगह लेती है, वो 3 डायमेंशनल होती है। जो पेपर पे बनाई जाती है, बोर्ड पे बनाई जाती है, दीवारों पे बनाई जाती है, फर्श पे बनाई जाती है, सीलिंग छत पे बनाई जाती है। तो जब कभी प्लेन सरफेस पे बनाई जाती है तो उसको हम प्लेन फिगर कहते हैं। तो वृत्त भी हमारा एक प्लेन फिगर है, लेकिन इस सबसे पहले जानना जरूरी है कि यह फिगर रेखाओं से नहीं बनता है, ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बनता है, कर्विकल लाइन से बनता है, वक्र या पृष्ठीय रेखाओं में कहने का सेंस हुआ कि कर्व लाइन से बनाया जाता है। अब कर्व लाइन बनाने का मतलब हुआ कि हम सबसे पहले देखिए, पहली चीज तो इसको हम कहेंगे प्लेन फिगर है। और प्लेन फिगर को बनाने के लिए मुझे जरूरत होती है सबसे पहले एक स्पॉट, एक बिंदु की। बिंदु को एक निश्चित दूरी तक हम लोग आगे ले जाते हैं और उसी को चारों तरफ रिवॉल्व कर देते हैं, घुमा देते हैं। जब घुमाते हैं तो इस प्रकार से जिस आकृति का हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिस आकृति को हम प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग वृत्त कहते हैं। जिस बिंदु से आपने शुरुआत करी है उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, इसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अगर हम इस त्रिज्या को दूना कर दें, मतलब इधर से उधर मिला दे जाके, तो ये वृत्त का व्यास कहलाता है। अगर हम कह दें जो हमने दीवार हमने बनाई है चारों तरफ, इस अगर दीवारों की बात करें तो इस दीवार को वृत्त की परिधि कहते हैं। मतलब अगर कोई कह दे कि हम यहाँ से चलें और चल के टहल के पूरी बाउंड्री कवर करके फिर से यहाँ पे पहुंच जाएं, तो इसको वृत्त की परिधि कहते हैं। तो क्या क्या बिंदु आए? केंद्र आया, त्रिज्या आई, व्यास आया और परिधि आई। चलिए समझते चलिए, एक एक चीज आप समझते जाएंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर होता चला जाएगा। इसी वजह आप अच्छी तरह से केवल पढ़िएगा, समझिएगा, जो भी डाउट होता जाएगा आप देते जाइएगा, तो हम उसके हिसाब से डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं कि हाँ मुझे इस तरह से समस्या आ रही है इस टॉपिक को समझने में, तो मुझे बताने में प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम इन मैथ्स क्लास, क्या प्रॉब्लम है
वीडियो क्लियर नहीं है, फिर से वॉइस प्रॉब्लम। ओके, क्या अभी क्या फिर से वीडियो रुक रहा है या आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो फिर से आपको एक वीडियो फिर से भेजी जाएगी। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो प्रॉब्लम है, नेट टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके, कोई बात नहीं। अब आपको फिर से समझना होगा कि थोड़ी देर बाद वीडियो फिर से भेजा जाएगा, तो आप लोग फेस करिए जो भी है कंडीशन, हम उस हिसाब से चले थे कि हाँ लाइव आपको बताया जाए। चलिए, अगर ऐसा कुछ आता सपोर्ट करिएगा, आप लोग पढ़िएगा, हम जो भी टॉपिक है आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए, हमने जो बताया वृत्त का एक केंद्र है, केंद्र को हमने O कह दिया। केंद्र से हम सरफेस को जो मिलाए तो उसको त्रिज्या R कहते हैं, त्रिज्या के दूने को व्यास कहते हैं। और अगर हम दीवारों की बात करें, जो बाउंड्री की बात करें, तो उसको हम परिधि कहते हैं। परिधि को 2πr से डिनोट किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे अभी हम इस फॉर्मूलों की बात नहीं करने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक वृत्त बन के आया। वृत्त पे क्या क्या हो सकता है समझिएगा अच्छी तरह से, आप लोग समझिएगा। ये हमारा अगर वृत्त है तो वृत्त में हम क्या कर सकते हैं? वृत्त में मैंने आपको त्रिज्या बताया, व्यास बताया, परिधि बताया। अब वृत्त को अगर हम कह दें कि एक लाइन है जो कि वृत्त पे ऐसे क्रॉस कर जाए, इसको वृत्त का हम लोग जो है सीकेंट कहते हैं। एक रेखाखंड है, जो रेखाखंड आपकी वृत्त की परिधि को, वृत्त की दीवारों को क्रॉस करके चला जाता है, उसको सीकेंट कहते हैं। वृत्त की एक रेखाखंड कहलाती है। दूसरी बात अगर हम करें, यहाँ पे वृत्त के आसपास 3 क्षेत्र जनरेट किए जाते हैं, 3 पॉइंट्स बनाए जाते हैं। एक पॉइंट यहाँ रखा, एक पॉइंट यहाँ रखा और एक पॉइंट यहाँ रखा। ये वृत्त का केंद्र था और ये वृत्त की त्रिज्या थी। अब अगर इस पॉइंट्स को हम A, B और C कहें, तो हम ये जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को कुछ इस तरह से अगर O से ले जाके मिलाएं, OA, OB और OC, तो अगर यहाँ पे हमने देखा कि जो OA था वो ग्रेटर देन R था, तो जो हम कह सकते हैं इस समय A वृत्त के बाहर का पॉइंट है, मतलब वृत्त के बाहर का पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है, बाहर स्थित है। इसी तरह से अगर मैंने देखा कि OB जो था वो लेस देन R था, R मतलब त्रिज्या से छोटा था, तो हम कह सकते हैं कि जो B है वृत्त के अंदर का पॉइंट है, मतलब आंतरिक पॉइंट है, अंदर स्थित है। तीसरी चीज, अगर हमने देखा कि OC इज इक्वल टू R है, तो C जो है वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है। ये 3 बिंदुओं की बात होती है कि 3 बिंदु वृत्त के क्षेत्र को दर्शाते हैं, तो वृत्त के 3 क्षेत्र बन के आते हैं। एक ऐसा बिंदु जो कि वृत्त के बाहर हो सकता है, एक ऐसा बिंदु जो वृत्त के अंदर हो सकता है, एक ऐसा बिंदु जो वृत्त पर स्थित हो सकता है। जिस प्रकार से 3 क्षेत्र वृत्त के आसपास जनरेट किए जाते हैं। मैं एक बार फिर से आपको कमेंट पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से बात वही दोहराऊंगा। आप थोड़ा सा समझिए बातों को, कि हम फिर से आपको वही बात बताएंगे कि आप जो है सपोर्ट करिए। वैसे मेरी बात तो आ ही नहीं रही होगी तो क्या मतलब।
मेरी आवाज जा रही है आप लोग के पास? आवाज क्लियर है? ओके, आवाज अब मेरी पहुंच रही है आप सबके पास? ठीक, ठीक है। देखिए, जो भी थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ है उसको आप समझिएगा। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था वृत्त के, बाकी जो चीजें होंगी आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। आवाज अगर अभी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आई है? गुड। चलिए देखिएगा, समझिएगा सब लोग क्या बता रहे थे। इसमें हमें देख रहे थे कि मैंने बताया आपको कि अगर कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र से दो जीवाएं हैं, उन दोनों जीवाओं की दूरियां अगर समान है तो उन दोनों जीवाओं को भी इक्वल होना जरूरी होगा। मतलब वो जीवाएं भी आपस में इक्वल ही होंगी। दूसरा रिवर्स इसका थ्योरम आप समझ लीजिएगा। अगर वृत्त का केंद्र है और ये दो जीवाएं हैं, इसने कहा दो जीवाएं अगर इक्वल हैं, सपोज करिए ए बी बराबर सी डी है। अगर वृत्त में स्थित दो जीवाएं परस्पर एक दूसरे के बराबर लंबाई की हैं तो उनकी दूरियां सेंटर से हमेशा क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे P है तो यहाँ पे Q है, तो OA OP इक्वल टू OQ रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया कि अगर मैंने कहा कि यदि जीवाएं परस्पर बराबर हैं तो सेंटर से उनकी दूरियां हमेशा क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। ये हमारा यहाँ पे फैक्ट था। तो मैंने इसमें चार चीजें बताई आपको। चार चीजों में मैं थोड़ा सा रिकैप फिर से करा देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आप लोग को देख लीजिएगा, मैं छोटा छोटा ऐसे करके यहीं पे समझा देता हूँ। क्या स्थिति है आपके सामने, देख लीजिएगा। मैंने इस चार चीजों की बात करी। मैंने एक तो बताया सबसे पहले कि अगर कोई वृत्त है, समझिएगा सब लोग, अगर कोई वृत्त है, वृत्त के सेंटर से एक जीवा है वृत्त पर स्थित, सेंटर से कोई लाइन आए जो जीवा पे समकोण बनाए तो हमेशा जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। अगर यहाँ पे समकोण बना रही तो AP बराबर PB हो जाएगी। तो जो लाइन आके समकोण बनाएगी वो हमेशा दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि अगर कोई लेंथ हमारे पास जो कि जाके दो बराबर भागों में विभाजित करती है सेंटर से, वो हमेशा सेंटर पे समकोण होती है, मतलब OP परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर। तीसरी बात अभी मैंने आपको बताया ही था कि अगर हमारे पास दो जीवाएं हैं, दोनों जीवाओं की सेंटर से दूरियां अगर समान है, मतलब केंद्र से समान दूरियों पर स्थित हैं, और दूरी की जो मैंने बात करी, दूरी किसी से किसी की क्या होती है। जैसे अगर कहते हैं इस पंखे से हमारे जमीन की दूरी क्या है या फर्श की दूरी क्या है, तो दूरी हमेशा वो लाइन होती है। जैसे हम कहते हैं हम यहाँ बैठे हैं तो मेरी दूरी भी फैन से दूरी मानी जाएगी, कोई वहां बैठा तो उसकी भी दूरी फैन से दूरी मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। दूरी पंखे से वही होती है जो सीधा सीधा समकोण बनाएगी, वो हमारी फर्श से फैन की डिस्टेंस कहलाएगी। ऐसे अगर मान लीजिए अगर मुझे किसी लाइन से अपनी दूरी दिखानी है तो उस लाइन पे मेरी एक जो लाइन हमारे उनके बीच बनेगी वो हमेशा अगर समकोण बनेगी तभी उसी को दूरी बोला जाता है। जैसे कह रहे हैं छत की ऊंचाई क्या है, तो छत की ऊंचाई तो कई जगह से फ्लोर को कंसीडर कर सकते हैं। कोई वहां बैठा है तो भी नोटिस करेगा, कोई वहां बैठा है तो भी नोटिस करेगा। हम कहेंगे फर्श से जो लाइन आएगी, सॉरी सीलिंग से, छत से जो लाइन आएगी, फर्श पे अगर समकोण बनाएगी तो उसी को हम लोग कहते हैं कि वो दूरी है। तो दूरी हमेशा समकोण बनाती है। जैसे अगर बात की जाए कि अगर कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र से उनकी दूरियां अगर समान है, दूरी मतलब जो लाइन जाके समकोण बना रही है वही दूरी है, और अगर समकोण बना रही है दो बराबर भागों में विभाजित भी कर रही है, मुझे पता है अच्छी तरह से, तो इनके जो जीवाएं होंगी वो भी बराबर होंगी। दूसरी स्थिति मैंने इसी में बताया आप लोग को कि अगर मान लीजिए दो जीवाएं बराबर हैं, जैसे मान लीजिए देखिए AB और CD दोनों जीवाएं क्या हैं? बराबर हैं, तो वृत्त के केंद्र से उनकी दूरियां भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ये लेंथ हमारी OP इक्वल टू OQ हो जाएगी। अगर AB बराबर BC है, CD है, तो OP बराबर भी OQ हो जाएगा। इतना आपको पता है। आप इधर आइए आर्क की साइड में, तो आर्क के बारे में डिस्कशन करते हैं। समझिएगा आर्क के बारे में। आर्क मतलब चाप। आपने कॉर्ड और आर्क में डिफरेंस यही देखा, देख लीजिए एक बार फिर से जिनको आवाज उस समय नहीं क्लियर थी। अगर कोई केंद्र है, वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, यहाँ पे दो बिंदु हैं, इसको मिला दें तो एक लेंथ AB ऐसी आई और एक लेंथ AB ऐसी। जैसे हम कहते हैं भैया A से B की दूरी क्या है, लेंथ क्या है, तो आप यहां से यहां तक टहल लो तो वो AB है, इसको हम कहते हैं जीवा, और जीवा इधर साइड आपने बना देखा है। और जो ये लेंथ A लाइन है इसको हम कहते हैं आर्क। आर्क मतलब चाप। जैसे A लेंथ है,
यहाँ पे मैं जीवा के बारे में बात कर रहा था, यहाँ मैं आर्क के बारे में बात करने जा रहा हूँ। समझिएगा अच्छी तरह से। पहली कंडीशन इसमें अच्छे से क्लियर करिए। देखिए अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, ये उसका केंद्र है, ये उसके दो बिंदु हैं जो कि आर्क बना रहे हैं। अगर इन बिंदुओं से जाके हम सेंटर पे कोई लाइन मिलाएं तो कोण बनेगा, सियोल बनेगा, यहाँ पे थीटा बनेगा। अगर इन्हीं बिंदुओं से हम सरफेस पे जाके कोई बिंदु मिलाएं, यहाँ पे भी कोण बनेगा। यहाँ पे जाके मिलाएं, यहाँ भी कोई कोण बनेगा। यहाँ भी जाके मिलाएं, यहाँ भी कोई कोण बनेगा। तमाम कोण बनेंगे आपके पास। तो स्थिति क्या सामने बन के आएगी, समझिएगा। ये बहुत हो सकता है एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए। ये केंद्र है, ये दो बिंदु है ए और बी, सेंटर पे कोई कोण बना और सरफेस पे कोई कोण बना। तो कहा जाता है वृत्त के जो हमारे पास वृत्त सरफेस पर जो बिंदु सेगमेंट बना रहे हैं, जो आर्क बना रहे हैं, जो जीवा बना रहे हैं, वहां से केंद्र पर बना कोण उसी सेगमेंट में, उसी वृत्तखंड में बने किसी भी कोण का दूना होता है। ठीक है, उसी वृत्तखंड पर बने कोण का दूना होता है। अगर मान लीजिए ये कोण मेरा थीटा है तो ये आपका 2 थीटा होगा। मतलब अगर इसको मैं 30 डिग्री कह दूं तो ये कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा। जो भी कोण यहाँ बनेगा उस कोण के बराबर, उस कोण के दूना कोण यहाँ पे बन के सामने आएगा। अगर कोई कह दे ऐसे, मुझसे कह दे कि सर ये देखिए ये बनाया मैंने, यहाँ पे दो बिंदु थे ए और बी, और आप जाके यहाँ पे बना दे रहे हैं कोई कोण, और कोई कह दे जाके यहाँ पे बना दे हम कोई कोण, तो क्या इस कोण का भी दूना होगा? नहीं होगा। केवल एक सेगमेंट में बने कोण, सेगमेंट मतलब पहले लाइन सोच लीजिए, इस लाइन के ऊपर ही कहीं सरफेस पे मिलेगा, चाहे यहाँ पे मिले, चाहे यहाँ पे मिले, चाहे यहाँ पे मिले, चाहे यहाँ पे मिले, चाहे जहाँ पे मिले, जो भी यहाँ सब बनेंगे कोण, उन सब का हमेशा क्या होगा? दूना होगा। जो भी कोण ऊपर बनेगा, सरफेस पे बनेगा, उस कोण का नीचे हमेशा क्या बनेगा? केंद्र पे जो कोण बनेगा वो दूना होगा। जिससे हमको ये समझ में आता है, सेकंड पॉइंट, जिससे हमको ये समझ में आता है, अगर मान लीजिए वृत्त है, ये उसका केंद्र है, ये दो बिंदु हैं, जब यहाँ पे हमेशा वृत्तखंड पर बने कोण, मतलब वृत्त परिधि पर बने कोण सभी दूने ही होते, मतलब एक कोण हमारा उन सब का दूना होता है, तो वो सभी कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होते हैं। एक वृत्तखंड पर बने कोण, सभी कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये सारे कोण आपस में बराबर होंगे। कभी अगर ऐसी स्थिति आपके यहाँ एग्जाम में आ जाए, ये हमारे पास ये दो बिंदु थे या एक जीवा थी ए बी, यहाँ पे एक कोण बना है, इसने लिखा 30 डिग्री, यहाँ पे कोई ऐसे कोण दिख जाए, ऐसे कोण दिख जाए, तो आप इसको भी बताएंगे ये 30 है और ये भी क्या हो 30, क्योंकि यहाँ से हम नोटिस करेंगे वृत्त की एक जीवा से, वृत्त के अगर हम जीवा से सोच के चलें तो अगर जीवा वृत्तखंड पर कहीं भी कोण बनाएगी तो कोण आपकी क्या होगी? माइनस नंबर का स्क्वायर ना रूट पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, कुछ सही हुआ, संघर्ष कर रहे हैं। किसी भी माइनस का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर रूट कहाँ से आ गया? आप लोग रेखा गणित पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको पहले नोटिस करिए। ठीक है, पहले आप इसको देखिएगा, इसको समझिए। तो मैं जो बता रहा हूँ उस पर अगर कोई डिस्कशन करना है तो आप देख सकते हैं। माइनस का स्क्वायर रूट संभव नहीं है, मैंने शुरुआत में बताया। मेरा नंबर सिस्टम का वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका, तो मैंने इसको बताया और इसको बताया। तीसरी चीज इसमें समझिएगा सब लोग, देखिए थर्ड केस, थर्ड कंडीशन। अगर एक वृत्त है, ये इसका सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो आप समझिएगा कि जैसे मैंने अभी बताया कि ये दो बिंदु हैं, सपोज करिए, इन दो बिंदुओं से ऐसे एक लाइन जाए जो सेंटर से होकर जाए, उसको हम सबसे बड़ी जीवा कहते हैं और इसी को हम व्यास कहते हैं। सबसे वृत्त पर बनी सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है। मतलब वो लाइन जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से को मिलाए लेकिन वृत्त के केंद्र से होके जाए तो व्यास कहलाती है। वृत्तखंड पर कहीं भी, चाहे ऊपर चाहे नीचे, बना कोण हमेशा समकोण होगा। व्यास से, जो व्यास को मिलाने वाले बिंदु होंगे, उनके थ्रू वृत्तखंड पर कहीं भी बना कोण समकोण होगा। तो इसको कहते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण, क्योंकि जो व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, मतलब अर्धवृत्त जनरेट करता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? पर बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा क्या रहेगा? समकोण रहेगा। तीसरी चीज में समझिएगा, आप सब लोगों को समझ में आया होगा मेरे ख्याल से चीज।
एक इसके बाद का कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा आप सब लोग। इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी देखिएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको हम हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज समझिए। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में, अगर कोई वृत्त है, वृत्त के किसी भी 4 बिंदुओं को मिलाकर के जो भी फिगर हमारे सामने बनेगा वो हमारा एक चतुर्भुज कहलाएगा, और उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये देखिए, उस वृत्त के चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज वही होता है, वही पॉसिबल चक्रीय मतलब कहने का सेंस हुआ कि एक ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाएं, जिसमें जैसे त्रिभुज का 3 भुजा, वैसे चतुर्भुज पे 4 भुजा होती है। तो कोई भी एक चतुर्भुज जो जिसके जो बिंदु हो वो वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में और क्या क्या जान सकते हैं, इसको समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहली चीज, उसके बिंदु उसके परिधि पर होने चाहिए। बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित होने चाहिए। दूसरी चीज क्या होना चाहिए कि अपोजिट जो कोण बनते हैं, विपरीत बने कोण, विपरीत बिंदुओं पर बने कोण, विपरीत बिंदुओं पर बने कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, मतलब विपरीत बिंदु समझिएगा। जैसे मैं कह दूं कि A और A, मतलब कोण A और कोण C मिलके 180 अंश होंगे। कोण B और कोण D ये मिलके 180 अंश होंगे, तभी इस तरह के चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या हो गया कि जिसके बिंदु जो होंगे वो वृत्त पर, कहां पे, वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, और जो विपरीत बने कोण होते हैं उनका योग 180 अंश के बराबर होता है, जिसको आप लोग समझिएगा। इसके साथ साथ कुछ और चीजें इसमें, जैसे हम बताएं कि एक कंडीशन, इसको समझ लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो चक्रीय चतुर्भुज यही हो गया। दूसरी चीज, चक्रीय चतुर्भुज अगर मान लीजिए बना हुआ है, ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज। अच्छा, कोई कह दे क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, समझिएगा सब लोग। जैसे मान लीजिए वृत्त है ए, अपने एक ऐसे चतुर्भुज बना दिया, तो ये चक्रीय चतुर्भुज होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका ए बिंदु इस परिधि पर नहीं है। जब बिंदु परिधि पर होगा तभी चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो हम इसको समझेंगे, और साथ साथ ये समझना बहुत जरूरी है कि विपरीत बिंदुओं पर बने कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसमें सेकंड पॉइंट कुछ इस तरह से कि अगर मान लीजिए कोई एक सर्कल है और इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज इन बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है, तो आप इसको समझिए ना सब लोग। तो यहाँ पे अगर एक भुजा को हम बढ़ा दें, इस कोण को क्या कहेंगे, बहिष्कोण कहेंगे। बहिष्कोण अपने सुदूर अंतः स्थित विपरीत कोण के बराबर होता है, मतलब इस कोण के बराबर होता है। आप समझ लीजिए वो भी कैसे, अगर यहाँ पे x डिग्री है तो ये भी क्या होगा, x डिग्री। इसका रीजन साफ है, क्योंकि a और a जैसे यहाँ जितना होगा मिलके 180 अंश होगा, यहाँ और यहाँ मिलके 180 अंश, और a इसके साथ मिलके 180 अंश था। इसका मतलब हो गया कि ये कोण इस कोण के बराबर हो। कहीं किसी लाइन को बढ़ा दीजिए तो बहिष्कोण हमेशा सुदूर अंतः विपरीत पर बना कोण आपके के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ पाते हैं। चलिए, आपने सीखा। इसमें एक और चीज हम बता दें आपको, उसको भी समझ लीजिएगा। अगली कंडीशन देख लीजिए, कुछ और कॉन्सेप्ट है। जैसे दो वृत्त सर्वांगसम मतलब समान, बराबर कहलाते हैं यदि उनकी
त्रिज्याएं समान है, अगर उनकी त्रिज्याएं क्या है, समान है। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है मेरे पास से, इसकी त्रिज्या है सपोज करो r1, एक दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या सपोज करिए क्या है, r2 है। यदि r1 बराबर r2 तो कह सकते हैं c1 बराबर c2, मतलब दोनों सर्कल बराबर है या सर्वांग सम है। दोनों वृत्त क्या है, बराबर है या सर्वांग सम है। यदि r1 बराबर r2 है, इसमें कुछ चीजें निकल के हमारे सामने आती हैं। पहले ये समझ रही है, दो वृत्त समान कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो तो। आगे समझिएगा आप लोग। अगर ऐसे ही कुछ सर्वांगसम त्रिभुज ले लें, सर्वांगसम वृत्त ले लें, दो अगर सर्वांगसम वृत्त ले लें, सर्वांगसम मतलब आप देख ही रहे हैं, देख लीजिएगा सब लोग जो बताने जा रहे हैं यहाँ पे। एक हमारे पास r1 है, इसकी त्रिज्या, और यहाँ पे r2 है। मुझे बताया गया है कि r1 बराबर r2 है, r1 बराबर r2 है। तो अगर मान लीजिए दोनों वृत्तों पर दो जीवाएं हैं AB और CD, ये पहले से मुझे पता था कि r1 बराबर क्या है, r2 है, मतलब दोनों वृत्त सर्वांग सम है, समान है। तो यदि इसने लिखा कि AB बराबर CD, मतलब दोनों जीवाएं समान हो, इसके दो जीवाएं समान हैं, तो इनके जो आर्क बराबर भी होंगे, आर्क भी होंगे, तब आर्क लेंथ भी आपकी क्या होगी, बराबर होगी, मतलब ए लेंथ भी इस लेंथ के बराबर होगी। ये समझना जरूरी है। साथ साथ ये जो कोण बनेंगे यहाँ पे, वो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो इस थीटा के बराबर। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, मतलब मेरी बात यहाँ समझिएगा, अगर दो वृत्त सर्वांगसम है, दो वृत्त समान है, तो ऐसी स्थिति में अगर उनकी जीवाएं परस्पर समान है जो उन पे बनी हुई है, तो उनकी जो चाप होंगी, जो AB और CD मतलब आर्क्स होंगी, वो दोनों भी आपस में बराबर रहेंगी। साथ साथ जो वृत्तखंड पर कोण बना रहेगा, वो वृत्तखंड पर बना कोण भी आपस में बराबर ही रहेगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इस प्रकार से हम इन थ्योरम्स को पढ़ रहे हैं, काफी असुविधा हुई है, बिल्कुल आप सबको वीडियो भेजी जाएगी। आज इतना ही करते हैं हम लोग, जो है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं इस पे। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, अगर सब असुविधा होगी तो हम फिर से वीडियो बनाएंगे, देखते हैं। ठीक है, चलिए इतना करिए, नेक्स्ट क्लास में